हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 15 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया। हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 मई। और इसी इंपॉर्टेंट डे से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था। तो यूनाइटेड नेशंस ने अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था 1994 को और 1995 से यह सिलसिला जारी है। और एक क्वेश्चन कि हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है। समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ एक लोगो भी देख सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के लिए जिस प्रतीक चिन्ह को चुना गया है उसमें हरे रंग के एक गोले घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है। और इसमें से स्पष्ट है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार होता है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कोबास 6800 निम्न में से किस रोग जनकों का पता लगा सकती है। तो यहां देख सकते हैं कोबास 6800 यह एक मशीन है, वो कोविड-19, पेपिलोमा और HIV इन तीनों रोग जनकों की बीमारियों का पता लगा सकती है और इसको हाल ही में भारत ने खरीदा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी। जल्दबाजी में हम कोविड-19 कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। और बात करें इस मशीन की तो देखिए इस मशीन से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किसने की। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसी मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। और कोबास 6800 परीक्षण मशीनों को कहां स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में इस मशीन को स्थापित किया गया है। और भी एक क्वेश्चन कि COBAS कोबास 6800 परीक्षण मशीन 24 घंटों में लगभग कितने नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इसी मशीन के जरिए 24 घंटों में 1200 कोविड-19 नमूनों की जांच की जा सकती है। और इसीलिए हाल ही में हमारे देश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के रोगियों की आबादी को देखते हुए हमें यह कदम उठाना ही पड़ा। और बात करें इसी मशीन की तो यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है। और यह मशीन अन्य रोग जनकों जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV, पेपिलोमा, CMV, क्लेमाइडिया आदि का पता भी लगा सकती है यह मशीन, और जिसको हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हुआ है। तो होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है अब गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। और अहमदाबाद को गुजरात की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो देखिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। और राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। और यहां आप मैप में देख सकते हैं तो यह मेगा सिटी है और साबरमती नदी के तट पर यह बसा हुआ है
अहमदाबाद शहर। तो मैं गुजरात के बारे में अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस अहमदाबाद शहर के। तो भारतवर्ष में अहमदाबाद 7वें स्थान पर है, पहले स्थान पर है मुंबई, और शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और यहां आप देख सकते हैं साबरमती रिवर फ्रंट को। और अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता था। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अहमदाबाद से जुड़े हुए, क्योंकि हमारे पूज्य बापू की कर्म भूमि भी अहमदाबाद रह चुका है। तो शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना पूज्य बापू ने सन 1915 में की थी। तो यहां आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम को, वो भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जारी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 का कुछ आकलन करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी और विकसित देशों में जीडीपी की वृद्धि 2020 में घटकर -0.5% रह जाएगी। और इसी आकलन के अनुसार हम भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत की विकास दर 6.8% थी और 2019 में यह 4.1% थी और यह 2020 में घटकर 1.2% हो जाएगी। और इसी रिपोर्ट के पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि 2021 में 5.5% तक बढ़ जाएगी। और यहां दोस्तों 2019 समझ लीजिएगा। और इसी रिपोर्ट के बारे में जब जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। और यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। और वर्तमान यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में इतना याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। तो देखिए, इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल ने। और यहां कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए गए। तो वो क्या? कोविड-19 संकट के कारण आज जो हर देश खाद्य कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा है। तो G20 मंत्रियों ने इस बैठक में इसी मुद्दे पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। तो यहां हम बात करते हैं G20 समूह की। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। और इसी फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल है। और G20 का उद्देश्य क्या है? वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। और पिछले साल की यह G20 समिट कहां पर आयोजित की गई थी? 2019 में जापान के ओसाका शहर में यह G20 समिट आयोजित की गई थी। छठा क्वेश्चन, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए शुरू की नई योजना के तहत देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितना किया जाएगा? दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को प्रतिदिन बढ़ाकर 126 लाख लीटर किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 126 लाख लीटर। और इसी योजना से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी मैं आपको बता रहा हूं।
तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? मौजूदा दूध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाना। इस योजना में कितनी फीसदी प्रति वर्ष का ब्याज उपदान में दिया जाएगा? तो 2% प्रति वर्ष का ब्याज उपदान में दिया जाएगा। और संशोधित योजना से किसानों के हाथों में कितने रुपये उपलब्ध होने की उम्मीद है? 100 करोड़ रुपये। इस योजना को किसके द्वारा लागू किया जाना है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इस योजना को लागू किया जाना है। और यहां जब बात आती है NDDB की, तो इसका पूरा नाम मैंने बताया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। और बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमूल कोऑपरेटिव के समान अन्य सफल कोऑपरेटिव की स्थापना करना। और विश्व बैंक ने हमारे भारत देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता भी की है और इसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था और 26 साल तक यह चला था। और अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मंत्री ने की? तो हाल ही में यह 32वीं कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता फिजी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजी। और भारत की ओर से हिस्सा लिया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। तो बात करें इस 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की, तो इसकी एक थीम भी रखी गई है, डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। और फिजी के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मंत्री कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं डॉक्टर इफिरिमी वाकेन बेटे। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, डॉक्टर इफिरिमी वाकेन बेटे। और इसी बैठक में भारत ने कोविड-19 संकट के जवाब में अपने उपायों को साझा किया। तो हमारे हर्षवर्धन साहब ने बात रखी कि भारत सार्क देशों की बैठक बुलाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक कार्यवाही शुरू करने वाला पहला देश था। और भारत ने लगभग 100 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी प्रदान की है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने जो वैश्विक सहायता की उसकी बात रखी हमारे हर्षवर्धन ने। और बात करें इस कॉमनवेल्थ समूह की, तो इस समूह में 54 देश शामिल है। यह 1926 में स्थापित किया गया था। यह 1949 में लंदन घोषणा के माध्यम से गठित किया गया था और इस समूह का विचार अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी तरह कॉमनवेल्थ समूह अस्तित्व में आया था और इसकी अध्यक्षता की है फिजी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है यह फिजी देश और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही करीब है। तो दक्षिण प्रशांत महासागर के मालेनेशिया में एक द्वीप देश है और इसकी राजधानी का नाम है सुवा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जियोजी कोनरोते। और फिजी के प्रधानमंत्री है फ्रैंक बैनिमारामा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है? तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न तो विधान परिषद के सदस्य थे और न ही विधानसभा के, यानी कि 6 महीनों के भीतर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना था और वो अब विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो बात करें हम उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार उन्हें 27 मई से पूर्व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना अनिवार्य था। यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, लेकिन अब वो विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, यानी कि वो अब अपने पद पर बने रह सकते हैं।
और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और वो महाराष्ट्र के 18वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है। और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया और 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक है महा तथा दूसरा है राष्ट्र, और इसका अर्थ होता है महान देश। और यहां आप मैप में देख सकते हैं, यह है महाराष्ट्र जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और गोवा से घिरा हुआ है। और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा किसने की है? $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा हाल ही में की है विश्व बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के कुल सदस्य देश है 189 और विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की वर्तमान एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु विश्व बैंक कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा भादला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? भादला सोलर पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। तो हाल ही में यह भादला सोलर पार्क सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार भारत ने अक्षय यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500 से 700 बिलियन डॉलर कर दिया है। और इसका मुख्य कारण देश में सौर ऊर्जा में सुधार है। और यहां आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो हाल ही में जारी की गई है, तो इसमें हमारे भारत देश की जो सोलर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली हमारी बिजली है उसमें हमने काफी बढ़ोतरी की है। तो देखिए इस अध्ययन के अनुसार देश में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों ने विदेशी पूंजी को आकर्षित की है। और राजस्थान का भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। और इस पार्क की उत्पादन क्षमता 2,255 मेगावाट के आसपास है। और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? घूमर, चंग, कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य है। और जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में। तो यह परियोजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, WHO द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में किस राज्य के प्रमुख 4 शहर हिस्सा लेंगे? तो WHO द्वारा हाल ही में शुरू की गई कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में गुजरात के 4 बड़े शहर इसमें हिस्सा लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। तो देखिए कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट शामिल है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत में परीक्षण करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करेगा। और इन 4 शहरों के अस्पतालों के स्वयंसेवी रोगियों को परीक्षण में शामिल किया जाएगा। और इसीलिए हाल ही में गुजरात सुर्खियों में रहा है। तो गुजरात से जुड़ा हुआ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देश भर में सोलर रूफटॉप प्लांट्स में
प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? गुजरात राज्य ने हासिल किया है यह रूफटॉप प्लांट्स के मामले में। और बात करते हैं हम गुजरात की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां अरब सागर के तट पर स्थित है यह गुजरात, और गुजरात की समुद्री सीमा तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी है। गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर, और गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजयभाई रूपाणी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? नितिन भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार। और एशियाटिक लायन ओनली फॉर गुजरात में ही पाए जाते हैं, तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से मजदूर अपने गांव वापस लौट गए हैं और इसीलिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूरों की कमी है, और इसीलिए ऐसे राज्यों में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मजदूरों की कमी के कारण। तो मामला क्या है? देखिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अब पारंपरिक रोपाई के स्थान पर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से पलायन के कारण प्रवासी किसानों को मजदूरी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और खरीफ मौसम में धान की रोपाई हेतु लगभग 10 लाख मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में था। 13वां क्वेश्चन, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में यहां हमें रिक्त स्थान दिया गया है। यानी कि वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है। तो यह काफी अच्छे समाचार, और यह रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल फॉरेस्टर रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार दुनिया भर में स्थायी प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे उपायों का एक यह परिणाम है, और इसी परिणाम के तहत हाल ही में वनों की कटाई में कमी आई है। तो वर्ष 2015 से 20 में वनों की कटाई की दर 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई थी, जो कि वर्ष 2010 से 15 में 12 मिलियन हेक्टेयर थी, और वर्ष 1990 के बाद दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों को नष्ट कर दिया गया है, जो कि स्वयं लीबिया के आकार का क्षेत्र है। तो इतनी बड़ी संख्या में हमने पेड़ पौधे काट डाले। और बात करते हैं अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रही टोडा जनजाति भारत की किस पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है? तो टोडा जनजाति वो नीलगिरी की पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है, और उन्होंने अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए एक मास्क विकसित किया है, और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है काजल दिवाकर। मकवाना सोनल ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, साथ ही गोवा की कैपिटल और गोवा के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी लिखा। मेर शीतल वो गुजरात के नवागाम से बिलोंग करती है। जाडेजा छत्र सिंह जी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। गुजरात के जामनगर से है जाडेजा छत्र सिंह जी। विकास कुमार जल गोविंद चाक, सही आंसर देने के लिए धन्यवाद। दिव्या मिश्रा वो गुजरात के नडियाद से है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड में है कविता जैन, वो गुजरात के बनासकांठा के धानेरा से है। और शैलेश कुमार तबियाड़ हमेशा इसके बारे में पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं। वनकर नितिन कुमार वो गुजरात के अहमदाबाद से है। धवल रावल वो महसाणा से, और प्रियंक चौधरी ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और सूरत से हर्ष अंतानी ने इसके बारे में डिटेल में लिखा कि नीलगिरी की पहाड़ी में यह टोडा जनजाति रहती है, और कलात्मक तरीके से यह मास्क बनाया जाता है, और इनकी एक शॉल है जिसका नाम है पोहर, उनको भी जीआई टैग मिला है।
और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? डोदा बेट्टा। तो हर्ष अंतानी को बहुत बहुत धन्यवाद और दिलीप देसाई, अल्केश राठौड़ और महावीर सिंह बोराना सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही साल वन निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से सही आंसर देना है कि साल वन किसकी प्रजाति है। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब इसी क्वेश्चन के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।